हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टी6 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपना जो पॉइंट चल रहा है वो है एसी थ्योरी। उसके बारे में अपने जो पिछले वाला जो वीडियो रहा था उसके अंदर अपने जो बात की थी, यानी कि स्व प्रेरक तो क्या होता है और म्यूचुअल प्रेरक तो क्या होता है, उनके बारे में बातें कर ली। और इस वीडियो में जो बात करेंगे परिपथ के बारे में बात करेंगे, यानी परिपथ कौन सा, प्रतिरोधी परिपथ। एसी थ्योरी का ही पार्ट है, कौन सा है, एसी थ्योरी का। और इसके अंदर बात करेंगे प्रतिरोधी परिपथ के बारे में। और प्रतिरोध के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध क्या होता है, क्या काम करता है और ये किसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। यानी कि प्रतिरोध वह युक्ति होती है, कौन सी युक्ति, वह युक्ति जो करंट के मार्ग में क्या करे, बाधा उत्पन्न करे, ना कि करंट में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके मार्ग में। ठीक है। प्रतिरोध और इंडक्टर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। इंडक्टर तो करता है जो करंट में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके अंदर बाधा उत्पन्न, और जो प्रतिरोध जो आपके होता है वो क्या करता है, सीधी करंट के मार्ग में ही बाधा उत्पन्न करता है, ताकि करंट बहे ही नहीं। चाहे आपके पास एसी हो चाहे आपके पास डीसी हो, प्रतिरोध समान ही काम करेगा। और इंडक्टर दोनों पे समान कार्य नहीं करता। ठीक है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मेरे पास कोई प्रतिरोध है, अगर मैं उसको एसी पे लगा दूँ तो क्या होगा, और डीसी पे लगा दूँ तो क्या होगा। दोनों पे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, दोनों पे समान ही काम करेगा, चाहे आपके पास एसी हो चाहे आपके पास डीसी हो। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, दोनों में क्या करेगा, एक ही समान प्रतिरोध दिखाएगा और एक ही समान कार्य करेगा। ठीक है। परंतु इंडक्टर ऐसा नहीं होता। इंडक्टर डीसी पे अलग काम करेगा, एसी पे अलग काम करेगा। उसके बारे में अपना अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। और ये वाला वीडियो आप पूरा देखें। अगर आपको वीडियो फिर पसंद आता है तो किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। लगभग हमारे 40% यूजर सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, 60% ही करते हैं। अब 40% वाले भी घटा दीजिए थोड़ा। ठीक है। और सब्सक्राइब किया करें। और देखते हैं, देखिए प्रतिरोधी परिपथ। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई भी सर्किट, इसके अंदर ये क्या लगा है, प्रतिरोध। प्रतिरोध के रूप में लैंप भी हो सकता है। क्या हो सकता है, लैंप। जो अपने घरों में जो 100 वाट के 200 वाट के जो लैंप आते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रतिरोध ही होते हैं। ठीक है। इंडक्टर नहीं होते, प्रतिरोध की भांति ही काम करते हैं वो भी, क्योंकि उन लैंपों में जो यूज किया जाता है वो क्या होता है, टंगस्टन। क्या होता है, टंगस्टन। और टंगस्टन कभी भी इंडक्टर के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता। चाहे आप टंगस्टन कितनी भी कॉइल बना दो, वो हमेशा क्या, किसकी भांति काम करेगा, प्रतिरोध की भांति ही काम करेगा। और अगर प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो वो पदार्थ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है। और एलईडी वगैरह जो होती हैं वो अपने यहाँ पे प्रतिरोधी परिपथ की भांति काम में नहीं करती, क्यों, वहाँ पे क्या होगा, आपके पास एलईडीज होंगी। यानी एलईडी क्या होती है, डायोड। और डायोड होगा तो वो प्रतिरोधी भांति काम में नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप लैंप लगा सकते हो, आप यहाँ पे कोई भी प्रतिरोध भी लगा सकते हो। प्रतिरोध किसके बने होते हैं, लगभग यूरेका अथवा मैग्नीन के, यूरेका अथवा मैग्नीन। ठीक है। ये अपने चालक और अचालक वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा भी था। 99% जो प्रतिरोध होते हैं वो किसके बने होते हैं, यूरेका अथवा मैग्नीन के। दोनों ही जो पदार्थ होते हैं लगभग 0 डिग्री ताप गुणांक वाले होते हैं। और इनके अंदर से अगर आपके पास कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मेरे पास जो प्रतिरोध बनाया गया, अगर 0 डिग्री ताप गुणांक वाला प्रतिरोध मुझे बनाना हो तो किसका यूज किया जाएगा। अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो सबसे पहले आंसर क्या रहेगा, मैग्नीन। क्योंकि यूरेका से बेटर कौन होता है, मैग्नीन होता है। और यूरेका अधिक टेम्परेचर सहन कर सकता है। इसीलिए अपने जो मोटरें वगैरह होती हैं, इनके स्टार्टर जो होते हैं, उनके अंदर जो प्रतिरोध बनाए जाते हैं किसके बनाए जाते हैं, हमेशा यूरेका के बनाए जाते हैं, क्योंकि अधिक टेम्परेचर सहन कर सकता है मैग्नीन की अपेक्षा। अगर आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो गया तो भी ये खराब नहीं होगा, परंतु मैग्नीन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए किसके बनाए जाते हैं, यूरेका के, मैग्नीन के नहीं बनाते। और अगर 0 डिग्री की बात आई तो हमेशा किसके बनाए जाने चाहिए, मैग्नीन के बनाए जाने चाहिए। ये मान लीजिए मेरे पास प्रतिरोध है, ये मान लीजिए मेरे पास प्रतिरोध है, मैंने यहाँ पे क्या दे दी, सप्लाई। चाहे आप एसी मान लीजिए चाहे आप डीसी मान लीजिए, पर तो अपन बात किसी करें एसी थ्योरी की, तो यहाँ पे सप्लाई कौन सी देंगे अपन, एसी। अगर मैं एसी सप्लाई यहाँ पे देता हूँ तो यहाँ पे भी क्या है, प्रतिरोध, यहाँ पर भी क्या है, प्रतिरोध। यहाँ पे कोई भी इंडक्टर का यूज नहीं किया गया और ना ही यहाँ पे किसका यूज किया गया है, कैपेसिटर का। यानी यहाँ पर कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज नहीं किया गया, इन दोनों का यूज नहीं किया गया। जिस ऐसा परिपथ जिसके अंदर सिर्फ केवल और केवल क्या लगे हों, प्रतिरोध लगे हों, तो वो वाला परिपथ कौन सा परिपथ कहलाएगा, प्रतिरोधी परिपथ। और प्रतिरोधी परिपथ कौन सा वाला, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ।
ठीक है। अगर यहाँ पे कैपेसिटर लग गया तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे इंडक्टर लग गया तो भी ये शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी परिपथ हो जिसके अंदर सिर्फ क्या लगे हो, केवल और केवल प्रतिरोध, तो वो कौन सा परिपथ होता है? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, ठीक है। और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की जो पावर होती है, ओम का नियम क्या बोलता है? ओम के नियम के जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। V बराबर आई आर, आई बराबर V अपॉन आर, आर बराबर V अपॉन आई, ठीक है। ये फॉर्मूले किसके होते हैं? ओम के नियम के। ओम का नियम अपन पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, पहले इनके जो फॉर्मूले आप देख लीजिए। और आपने मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला अपने बुकों में कहीं ना कहीं देखे भी होंगे, ठीक है। तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये क्या होते हैं? वोल्टेज का, करंट का और प्रतिरोध का। इसके अलावा पावर का फॉर्मूला आता है P बराबर V इंटू आई, और V को अपन क्या बोलते हैं? I इंटू आर बोलते हैं। तो V की जगह क्या लिख दें अपन? I इंटू आर। तो क्या हो जाएगा अपने पास? एक I ये हो गया, तो क्या होगा? I स्क्वायर आर। इसके अलावा अपन क्या लिख सकते हैं? I की जगह I का मान रख दें V बटे आर, तो V बटे आर, तो क्या होगा? V स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूले भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार ये तो हो गए मेरे पास पावर के फॉर्मूले, ये वोल्टेज का, ये करंट का, ये प्रतिरोध का। यहाँ से आप अलग अलग फॉर्मूले भी बना सकते हो। अगर आपको आई निकालनी है तो V इधर ले जाओ, अगर आपको यहाँ से आई चाहिए आर इधर ले जाओ, और आई स्क्वायर हटा दो तो क्या लग जाएगा? रूट। यहाँ से आप अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हो मैथ के अनुसार, ठीक है। तो ये वाला जो परिपथ है इसके अंदर सिर्फ प्रतिरोध लगे हैं, और प्रतिरोध के अंदर और प्रतिरोध लगे, वहाँ पे इंडक्टर नहीं है, ना ही कैपेसिटर है। किसकी भांति वो परिपथ काम करेगा? एक डीसी परिपथ की भांति वो काम में करेगा। किसकी भांति? डीसी परिपथ की भांति। तो फॉर्मूले भी सारे कौन से यूज होंगे? डीसी वाले। और डीसी में पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर V इंटू आई। क्या होता है? P बराबर V इंटू आई। तो इस परिपथ में जो पावर रहेगी वो क्या रहेगी? P बराबर V इंटू आई यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे cos फाई नहीं लिया। एसी के अंदर पावर का फॉर्मूला क्या होता है वो भी बता देता हूँ मैं साथ में आपको। एसी के अंदर होता है, सिंगल फेज की बात करूँ मैं तो क्या होता है? P बराबर V इंटू आई इंटू कोस फाई। क्या होता है? P बराबर V इंटू आई इंटू कोस फाई। अगर मेरे पास दो फेज हैं, टू फेज हैं, तो एसी के अंदर पावर का फॉर्मूला क्या होगा? √2 V इंटू आई इंटू कोस फाई, ठीक है। अगर मेरे पास तीन फेज हैं तो मेरे पास पावर का फॉर्मूला क्या होगा? P बराबर √3 V इंटू आई इंटू कोस फाई। ये होते हैं एसी के अंदर पावर के फॉर्मूले, ठीक है। और ये कहाँ से आए, किस प्रकार आए, उनको देखेंगे अपन बाद में। ये वाला जो फॉर्मूला टू फेज और थ्री फेज का, ये अपन बहुफेज प्रणाली पढ़ेंगे, यानी कि इस चैप्टर के जस्ट बाद में कौन सी? बहुफेज। ज़्यादा वीडियो नहीं रहेंगे, उसके एक दो वीडियो रहेंगे, उनके अंदर इन दोनों को समझेंगे। और सिंगल फेज की बात करूँ तो यहाँ पे जो कोस फाई है यानी पावर फैक्टर, कोस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर, ठीक है। और पावर फैक्टर क्या होता है? वोल्टेज और करंट के मध्य जो डिफरेंस होता है, यानी एंगल के रूप में डिफरेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? पावर फैक्टर। वो एंगल कब बनेगा? जब अपने पास इंडक्टर हो, जब अपने पास कैपेसिटर हो, तभी बनेगा। क्यों? प्रतिरोध सिर्फ किसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है? करंट के, ना कि परिवर्तनों में। ना ही वोल्टेज के परिवर्तनों में विरोध करता है, ना ही करंट के परिवर्तनों में विरोध करता है। इसलिए यहाँ पे कोई एंगल बनेगा नहीं। तो आपके कोस फाई क्या रहेगा? यहाँ पे इकाई क्या रहेगा? इकाई। यानी कि फाई का मान जो होगा, वोल्टेज और करंट के मध्य एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो कोस 0 का मान कितना होता है? इकाई होता है। कितना होता है? इकाई। तो कोस फाई का मान कितना होगा? इकाई हो गया। तो इकाई को अगर V इंटू आई से गुणा करूँ, मैं इंटू 1 से गुणा करूँ, तो क्या आएगा मेरे पास? V इंटू आई। तो इसीलिए मैं यहाँ पे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर P बराबर क्या लिख दिया? V इंटू आई लिख दिया, ठीक है। ये होता है पावर खपत का फॉर्मूला, किस में? एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, तो वोल्टेज और करंट के मध्य 0 डिग्री एंगल बनता है। और 0 डिग्री यानी कोस 0 का मान कितना होता है? इकाई। तो हमेशा याद रखें, एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में PF यानी पावर फैक्टर का मान कितना होगा? इकाई होगा। कितना होगा? हमेशा इकाई, ठीक है। और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टेज और करंट के मध्य एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, ठीक है। और पावर खपत करेगा ये वाला परिपथ, ये वाला परिपथ पावर खपत करेगा, यानी कि जो आपके प्रतिरोध होते हैं वो हमेशा पावर को खपत करते हैं। तो यहाँ पे प्रतिरोध लगे हैं तो इसका मतलब पावर खपत भी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो पावर खपत का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया। और सारे फॉर्मूले V बराबर क्या होगा? I इंटू आर। अगर आपको I V चाहिए तो I इंटू आर का उपयोग किया जा सकता है।
आर चाहिए तो वी बटे आई का उपयोग किया जा सकता है, और अगर आपको आई चाहिए तो वी बटे आर का उपयोग यहाँ पे किया जा सकता है। क्यों, ये किसकी भांति काम करने वाला परिपथ, एक डीसी परिपथ की भांति। और डीसी के अंदर आपने मेरे हिसाब से अपने बुक्स के अंदर या कहीं पर पढ़े हैं तो ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए और इनको लिख लीजिए, ठीक है। ये था मेरे पास शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, और इसके अंदर जितने फॉर्मूले थे सारे मैंने बता दिए, और जो तरीका था समझाने का मैंने सही तरीका यूज किया मेरे हिसाब से, और आपके समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब बात किसी करते हैं, यहाँ पे मैंने जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है, किसका संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, वो अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिरोध है इनका श्रेणीक्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन होता है, उनके बारे में इसी परिपथ के अंदर बातें करेंगे, ना कि यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इस वाले वीडियो पर अपन सिर्फ प्रतिरोधी परिपथ के बारे में ही बात करेंगे, और अगले वाले वीडियो में जो बात करेंगे अपन इंडक्टर के बारे में वापस से बात करेंगे, यानी एक शुद्ध इंडक्टिव परिपथ क्या होता है उसके बारे में। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।